और अंडरस्कोर उसके बाद फिर JP करके है। ये सारे स्मॉल लेटर आप डालोगे तो मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ मुझे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये जो मिथ्स फैले हुए हैं सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को लेकर। बहुत सारी बातें मार्केट में आ गई हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है मुझे पता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोग ना फिर भी आपको कोई कोर्स बेचने की कोशिश करेगा, कोई कुछ भी करेगा। लेकिन जो जेन्युइन एस्पिरेंट है, मतलब जो समझदार बच्चे हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगा, मतलब उनको बताऊँगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम से भी देख सकते हो, एक्सप्लोर लाइफ विद JP, मतलब एक्सप्लोर लाइफ विद JP ऐसे करके अंडरस्कोर है शायद उसमें बीच में, एक्सप्लोर लाइफ विथ अंडरस्कोर JP ऐसे करके मेरा नाम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी रणनीति बनाना चाहिए। मुझे बहुत सारे कॉल मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के से रिलेटेड जो है वो मतलब एटलीस्ट सिलेबस तो आ गया कि बच्चे तैयारी करें तो किस हिसाब से करें। और ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस इतना प्यारा है कि इसमें किसी भी, जैसे मान लो किसी की अंग्रेज़ी वीक होती है तो उसको हिंदी दिक्कत आती है, किसी की हिंदी वीक होती है तो उसे दिक्कत आती थी, वो सारी समस्याएं इस सिलेबस ने सॉल्व कर दी हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि आप किसी की भी तैयारी करते हैं, देखो 7 साल से वैकेंसी नहीं आई, आप कोई ना कोई तैयारी जरूर कर रहे हो। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे थे तो भी आपके लिए फ़ायदा है, अगर PSC की कर रहे थे तो भी फ़ायदा है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे थे तो भी आपको फ़ायदा है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे ना तो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपका आराम से इसमें हो जाएगा। काफ़ी समय मिलने वाला है इसमें, ये आराम से परीक्षा होगी। और किसी भी प्रकार के डर बहकावे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बताने पे ये ना सोचें, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, केवल अपना कोर्स भेज देंगे जिस प्रकार पटवारी के टाइम पे हुआ था, और उनको कुछ भी पता नहीं रहेगा और पेपर से उनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें 1 बाय 1 बताऊंगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल दूंगा और आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड करें। और अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और इतने अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें आप खुद से इनको निकालें। ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसमें कितने पेपर होने वाले हैं, क्या है, बाकी क्लैरिटी मैं दे दूंगा। और ये भी, अगर आप, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा, कुछ लोग मेरे साथ वाले थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके नंबर जो है वो 90+ आते थे, फिर भी उन्होंने गलत पोस्टिंग, गलत डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया। उसके बाद वो बहुत परेशान रहे, वैकेंसी भी नहीं आती, और स्विच करना डिपार्टमेंट इतना आसान नहीं होता। और इसमें जैसे किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, मतलब मूर्खता लोग कहाँ करते हैं, गलतियाँ कहाँ करते हैं। कोई चीज़, जैसे मान लो एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, अब वो जेल पुलिस में भर्ती नहीं हो पाए क्योंकि वैकेंसी थी 68 एक टाइम पे, और सब इंस्पेक्टर में थी 600 या 700 के आसपास। ठीक है, अब वो इसमें भर्ती हो गए, इसमें भर्ती नहीं हो पाए। अगर मान लो वो इसमें भर्ती हो जाते और इसमें भी भर्ती हो जाते, इसमें रैंक उनकी आती 5 और इसमें आती 10, और इसमें 68 वैकेंसी में वो सिलेक्ट हो जाते, तो क्या ये 68 वाली वैकेंसी उनके हिसाब से जेल पुलिस में जो प्रहरी वाली पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर से अच्छी हो जाती? तो ये नहीं होती। ठीक है, सब इंस्पेक्टर होता है। इस प्रकार जो वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट की अगर कम आती हैं और उसका कट ऑफ ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोस्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, क्या होता है कि देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें से जो डायरेक्ट आते हैं, उनको नहीं पता रहता, वो थोड़ा बहुत एडवाइस लेते हैं, फिर अपना दिमाग लगा देते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन वालों के भरोसे ही रहते हैं, वो कुछ भी भर देते हैं पोस्ट और पूरे जीवन भर वो पछताते हैं। मैं अभी भी ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, उन्हें मन चाहिए पोस्ट मिल जाती है। जिस प्रकार से मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पोस्ट पसंद आती है, जैसे कोई महिला है, कोई मैरिड है, कोई बच्चों के साथ रहना चाहता है, किसी का उद्देश्य केवल एक नौकरी हासिल करना है, उसके लिए कौन सी नौकरी बेस्ट रहेगी, किसी को पुलिस की नौकरी करना है, पुलिस की नौकरी, एक्चुअल नौकरी कौन सी होती है, कौन सी पोस्ट होती है, मतलब सब इंस्पेक्टर में भी वैरायटी की पोस्ट आती है। ये जो टेक्निकल पद होते हैं ना, उसमें जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आर्म्स एंड एमिनेशन होते हैं, जैसे हथियारों की देख रेख करने के लिए ये सब इंस्पेक्टर लगाया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन जो आपने वायरलेस सेट वगैरह देखा होगा, उसके लिए इस प्रकार के सब इंस्पेक्टर लगाए जाते हैं। इसमें जैसे ये QD वाली पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर QD, इसको बोलते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट कई बार क्या होता है, फर्जीवाड़ा बहुत होता है, तो इनके लिए हमने सब इंस्पेक्टर अलग से बना रखे हैं। ठीक है, तो इनमें कौन जा सकता है, अंगुली चिन्ह होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी की डेथ हो गई, अब वो संभावित लग रहा है कि यार किसी ने इसको मारा है, तो वो उसके फिंगरप्रिंट ले लेता है, कुछ भी कर लेता है। मतलब इस प्रकार की जो होती है, मतलब जो आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह देखे होंगे ना, उसमें ये वाले सब्जेक्ट काम में आते हैं। एक होता है फ़ोटो, इसका कोई काम नहीं होता। जैसे पुलिस विभाग में क्या होता है, अपन बाहर वाले व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, तो डिपार्टमेंट में ये फ़ोटो सेक्शन होता है, जो हमारा खुद के फ़ोटो वगैरह, खुद की पर्सनल जो लाइफ होती है वो पब्लिक में नहीं आती, पर उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं ये लोग। ठीक है, जो VIP मूवमेंट होते हैं ना, बड़े बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आते हैं,
तो उनकी सब पूरी डिटेल रिकॉर्ड रहती है। कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसको पूरा हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। अगर किसी ने एक मच्छर भी मतलब उसमें घुसाने की कोशिश करी तो हम उसको बाद में एनालाइज करके और फिर देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति ने किस प्रकार से हरकत करी। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करता है। उसमें विभिन्न चीज़ें होती हैं। मैं आपको प्री के सिलेबस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले ये प्री का सिलेबस है, ठीक है। और प्री के सिलेबस में देखो कितना प्यारा सिलेबस उन्होंने करा हुआ है कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल सामान्य समझ की ज़रूरत है। अब ये जो सामान्य हिंदी होती है ना और विशिष्ट हिंदी होती है, तो आप इसमें विशिष्ट हिंदी नहीं रहेगी अब। मतलब जो सब स्पेक्ट्रम पिछली बार आती थी ना, बहुत लोगों की दुखती रख थी, यानी कोई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ है तो उसको बड़ी समस्या आती थी कि ये हिंदी किस प्रकार तैयार करेगा। अंग्रेजी का भी मतलब एक बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते थे, उनको बड़ी दिक्कत आती थी कि अंग्रेजी कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा है, देखो 10 यूनिट बना दिए, बहुत प्यारी प्यारी। और 10 यूनिट इतनी इंटरेस्टिंग है कि पहली चीज़ तो आपको हिंदी। अब देखो आप इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, कोई भी टेक्निकल डिग्री आप करे हो गई या नॉन टेक्निकल डिग्री करे होगे, तो आपको इतनी हिंदी तो आती होगी। और हिंदी में सामान्य जो समझ है, वो ज्ञान है, वो होना ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा में भी सामान्य समझ है और उसके क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते। जैसे आपको मान लो कोई दिक्कत भी है ना, तो सामान्य अंग्रेजी में आप आराम से, मतलब वैसे तो मैं सभी को बोलूँगा कि इन सब्जेक्ट में 10 में से 10 ही करेक्ट करने की संभावना होती है। लेकिन बाई मिस्टेक कभी ऑप्शन समझ में नहीं आते, कुछ हो जाता है तो गलती होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विश्लेषणात्मक क्षमता जो है, विश्लेषणात्मक क्षमता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो समझ होती है बेसिक कि 10 रुपये किलो गेहूँ है, अगर 10 किलो गेहूँ लूँगा तो कितने रुपए के आएंगे, ये विश्लेषण होता है। यानी इसको अपन जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उससे जोड़ सकते हैं, या फिर अपन जो बेसिक रीजनिंग पावर होती है उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ होगी ना, वो संख्यात्मक चीज़ें होंगी। मतलब ऐसे अ, आप जैसे मान लो मैंने कोई डायग्राम बना के दे दिया, अब आप विश्लेषण करके बताओ कि इससे मिलता जुलता डायग्राम कौन सा है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब देखने की चीज़ें होंगी कि आप उसको देख के आप विश्लेषण कर पाओ कि यार ये चीज़ ये होनी चाहिए इस प्रकार की। उसमें ये तर्क शक्ति वाला जो सेक्शन है ना, इसमें तर्क में क्या होता है, रीजनिंग वाले जो डिफरेंट जो ऐसे रीजनिंग के चैप्टर या क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से मैच नहीं करते, तो वैसे इसमें आ जाएंगे। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं देखो प्यारे से जो है, मैथ और रीजनिंग के दो हैं जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग आपको कवर करनी रहेगी। ठीक है, ये इन सभी में ऑलमोस्ट सारे नंबर आएंगे। मतलब 10-10 क्वेश्चन भी अगर इनके आते हैं ना, इसके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, एक किसी के भी, और 10 के आसपास आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो उनके पास क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी कैसी है और वो किस क्वेश्चन को डालना चाहते हैं। तो ये देखो, ये 1 2 3 और एक 4, इनमें आपको सामान्य समझ यानी 100% आप स्कोर कर सकते हो। कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, आराम से लगाओ। मैं आपको ये तरीके भी बताऊंगा। यानी बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बहुत सारी डर फैलाएंगे, डराएंगे कि ये समस्याएं आ सकती हैं, ये हो जाएगा, हमारा कोर्स कर लीजिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व। वो आपको 4-4 घंटे की क्लास में व्यस्त रखेंगे। इसका सिलेबस इतना बड़ा है ही नहीं कि आपको 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ना भी पड़े। आप तसल्ली से 2-3-4 घंटे अगर डेली पढ़ेंगे ना, तो आप आराम से सिलेबस कवर कर लेंगे। और मैं स्ट्रेटजी इसकी बनाते रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसमें मैं एक दिन में ये कवर कर दूंगा, एक दिन में ये कवर कर दूंगा, एक दिन में ये कवर कर दूंगा, एक दिन में ये, या हो सकता है जैसे आप लोगों की डिमांड रहेगी कि मतलब ज़्यादा हो रहा है एक दिन में कवर करने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो उसके टुकड़े भी कर लूँगा। इस प्रकार से मैं बताते रहूँगा। और इसका वेटेज भी बताऊँगा कि आपको किस चैप्टर पर कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, गलत मेहनत करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति करंट अफेयर पढ़ रहा है, और करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन कंप्लीट नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसके लिए आप सामान्य सा कभी जैसे नाश्ता वास्ता करते हो ना, उस टाइम के लिए जो अच्छा न्यूज़पेपर है, टेलीग्राम चैनल वगैरह मैं बता दूंगा, या मैं खुद ही अपने टेलीग्राम चैनल पे न्यूज़पेपर वगैरह डाल दिया करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। उसके लिए आपको जैसे जनसत्ता वगैरह है ना, ऐसे न्यूज़पेपर जिनसे आपकी जो सामान्य हिंदी भाषा का बोध है ना, वो भी बढ़ेगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे जो है वो ख़तरनाक रहेगा इसमें। क्योंकि इसको पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि अपन किसी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लें, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अपन ये कोशिश ये करेंगे कि इसमें जो मार्केट में फैला हुआ कंटेंट है, जो बेसिक किताबें होती है, स्पीडी है या तथ्यवान वगैरह है, जो मध्य प्रदेश में होती है, जिसमें जो फ्रंट लाइन न्यूज़ होती है ना, वो न्यूज़ अपने से नहीं बचनी चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर से आए ऐसी सामान्य। इसमें अपन को 100% ले आने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं, जैसे इतिहास है, अब इतिहास में जो अपन पढ़ेंगे, जो इसमें मेंस में दिया हुआ है ना, उस इतिहास को पढ़ेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास है मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं।
आप देखोगे इतिहास में क्या ही पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, किसी किताब के अंदर जाकर पढ़ लो, इतिहास में कई सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो अपन इसमें सामान्य जो इतिहास है ना वो पढ़ेंगे, और अपने जो मेंस में दिया हुआ है ना वो वाला इतिहास पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे जो नागरिक शास्त्र है, अब नागरिक शास्त्र में कई लोगों को तो इसका शब्द समझ में नहीं आया, वो टीचर हैं और अभी आपसे बहुत सारी मतलब कोई 1500 रुपये का कोर्स फीस देंगे और बता देंगे ये पढ़ना है, बाद में गूगल सर्च करेंगे और फिर पता करेंगे यार नागरिक शास्त्र का मतलब क्या होता है। ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कोई सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा ना, तो उसको 5वीं क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक मिला होगा, जिसको सिविक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिविक्स वाला सब्जेक्ट है, यानी सिविक्स में क्या होता है कि बेसिक फंडामेंटल राइट हैं, बेसिक गवर्नेंस के टूल हैं। जैसे मान लो आप कहीं जाते हो और आपका कलेक्टर कोई सुनवाई नहीं करता, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, गवर्नेंस का सिस्टम होता है उसमें। यानी सिविक्स में आने वाला जो जैसे मान लो सरकार है और कोई व्यक्ति है, सिटीजन है, नागरिक है, इनके बीच में जो बिजनेस चलता है, मतलब जो भी इंटरेक्शन चलता है ना, उसके बीच में प्राप्त जो साधन है, जो संविधान ने अपन को दिए हुए हैं, वो चीज़ें अपन को पढ़नी है बस। इसमें भी अपन अगर अपन ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखते हैं ना, तो अपने को क्या है, मेंस में डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को अपन कवर करेंगे जिससे मेंस की तैयारी हो, क्योंकि ये तो है क्वालिफाइंग। और इस क्वालिफाइंग में अगर 500 वैकेंसी आती है ना, तो 500 इंटू 10, ठीक है, तो 5000, यानी 5000 में आना है, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अगर 700 आती है तो 7000 में आना, 1000 वैकेंसी आती है तो 10,000 में आना, तो ये चीज़ रहेगा। ठीक है, तो इसमें आना, लेकिन अपन मेंस का तैयार कर लेंगे, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि 600 नंबर का पेपर है, हो सकता है उसमें 100 क्वेश्चन पर पेपर हो सकता है 120 क्वेश्चन पर पेपर हो, 2.5 नंबर का हो सकता है या 3 नंबर का हो सकता है। अगर माइनस मार्किंग वो 1/4 देगा ना, तो वो 120 क्वेश्चन डालेगा, जिससे माइनस मार्किंग में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना, कि मतलब 1/3 जो माइनस मार्किंग बहुत बहुत हार्ड होती है, तो 100 क्वेश्चन बनाने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि 100 से उसको 300 करना है, तो वो 120 करेगा। और इसमें मतलब 1/3 माइनस मार्किंग करना पड़ेगी, तो इसलिए बढ़िया है वो 1/4 करे, क्योंकि 1/4 जो माइनस मार्किंग होती है उसका विशेष इम्पैक्ट नहीं होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि सामान्य इम्पैक्ट होता है उसका, थोड़ी जो एग्ज़ाम लेने परीक्षा का स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए वो बहुत अच्छी होती है, तो वो वही रहेगी संभावित है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसको देख लेना आप आराम से। ठीक है, उसके बाद इतिहास की अपन ने बात कर ली, भूगोल की बात करेंगे। ज्योग्राफी में अपन इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और एमपी की ज्योग्राफी को 100% कर लेंगे। ठीक है, और सामान्य जो वर्ल्ड की ल्यूसेंट में दी हुई नदियाँ, तालाब वगैरह, झीलें जो भी हैं बड़ी बड़ी हैं जो हैं, वो मेजर मेजर अपन पढ़ लेंगे। इसमें भी अपन क्या करेंगे कि जैसे मैं आपको बताऊँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें अपन 100% करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ सब्जेक्ट जैसे इसमें सबसे कम स्कोर रह सकता है और सरल क्वेश्चन आएंगे तो वो भी ज़्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट, इसमें भी 100% कोशिश करेंगे, फिर ये वाला सब्जेक्ट। यानी इस प्रकार से अपन को रणनीति बनानी है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अपन 100% स्कोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप 100 में से 90 तक आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, अब साइंस बचा, तो साइंस में अपन को पढ़ना क्या है, साइंस में अपन को पढ़ना है स्पेशली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल जो सिद्धांत होते हैं ना, वो सब अपन को, सामान्य चीज़ें जैसे न्यूटन का फार्मूला, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो सब चीज़ें। ठीक है, इस पर कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज लाइफ में। इवन कई सारे लोग परेशान होते रहते हैं, पुलिस वालों के पास आते हैं कि भैया हमारा ये हैक हो गया, ये हो गया। अब उनको ही नहीं आता भाई, तो वो हेल्प कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें फंडामेंटल है, और ये मैं जानता हूँ पर्सनल लाइफ में लोगों को भी ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सारा हो गया प्री का सिलेबस। अब मैं आता हूँ मेंस की तरफ। मेंस के सिलेबस से पहले इसमें फिजिकल दिया हुआ, देखो ये भी कितना अच्छा है। इसमें क्या फ़ायदे की बात ये है कि 600 नंबर का तो मेंस है और 100 नंबर का फिजिकल है, तो यानी फिजिकल का जो इम्पैक्ट है ना वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो उस परसेंट के बेसिस से ये बहुत कम परसेंट में आएगा, तो यानी फिजिकल का इम्पैक्ट तो है पर ज़्यादा नहीं। फिर 50 नंबर का इंटरव्यू भी है, तो यानी 150 नंबर ये है और 600 नंबर ये है। तो यानी आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन कराने में वो है मेंस, यानी जो द्वितीय परीक्षा होगी ना आपकी मेंस, उस वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो अगर इंटरव्यू और फिजिकल में मिला के आपको 150 में से 50% भी मिलते हैं ना, 75, और उधर मेंस में आप 50 नंबर प्लस रहते हो, तो आपको इनसे हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा फिजिकल में ज़्यादा नंबर आ जाए या मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर आ जाए। लेकिन किस्मत है कि आप उसमें भी आपके हो सकता है तीनों इवेंट में अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, उसमें एक और फ़ायदा क्या है, जैसे पीएससी वाले बच्चे हैं, वो किस लिए फॉर्म नहीं डालते सब्सपेक्टर का, कि उनको पता है कि यार रनिंग में 2:40 में होगी तो फेल हो जाएंगे। अब वो सिस्टम ही नहीं है, आप आराम से आओ, 3 मिनट में नंबर कम मिलेंगे। आप
मतलब गोला भी कम फेंक सकते हो, जंप भी कम कर सकते हो। अगर आप में दम है तो आप मेंस में स्कोर करो, अगर आप में दम है तो आप फिजिकल में स्कोर करो। तो यानी फ़ायदा नुकसान कहीं भी नहीं है इसमें। ईजिली पैस जो पास फेल होना है ना, वो बहुत आसान कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद मैं इनके विषय में चर्चा जब करूँगा, जब फॉर्म फिल होंगे, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इनके साथ आपको क्या करना है, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, क्या कौन सी जॉब में क्या रहता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब के बारे में बता दूंगा। अब ये है आपका मेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ ये दे रखा है। ये सब बातें आपने पता कर ली होंगी अब तक तो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। और ये यहाँ से अपन शुरू करते हैं इसका पाठ्यक्रम। ये है प्रथम प्रश्न पत्र, 300 नंबर का हो रहा है। ये है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, ये 300 नंबर का है। इसमें इतिहास, भारतीय समाज, इतिहास और भारतीय समाज, देखो कितना प्यारा सिलेबस बनाया उन्होंने। इसमें इतिहास के ये चैप्टर दे रखे हैं, इनमें अपन ये बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर तैयारी करेंगे। और देखो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 11वीं सदी से 14वीं सदी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण, भक्ति, सूफी, विजयनगर साम्राज्य, मतलब एग्जैक्ट सिलेबस उसने बता दिया कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पुनर्गठन हुआ ना, जैसे देसी रियासतें अपनी 500-550 थी, 592 के आसपास, वो सबको इकट्ठा करके, मतलब जो टोटल प्रिंसली स्टेट्स और देसी रियासतें थी ना, वो सब मिला के भारत कैसे बना, उसमें दिक्कतें क्या आई, वो सब चीज़ें अपन इसमें देख लेंगे। विशेषताएं क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मतलब पॉपुलेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे है इंडिया का और मध्य प्रदेश का भी। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्होंने जोड़ा है। महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका। अब इसमें महिलाओं के संगठन, जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना महिलाओं के, वो खाना बनाने का काम करती हैं। तो ऐसे महिलाओं के बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कमीशन होते हैं। और ठीक है, और जनसंख्या संबंधी मुद्दे, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे क्या हैं, शहरीकरण क्या है, मतलब जैसे अभी शहरों की संख्या बढ़ रही है, शहरों का साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, उनकी समस्याएं और उनके उपचार क्या हैं। भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है भारत पर। जैसे हम लोग क्या होता है, बेस्ट से टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, कल्चर सीख रहे हैं, हमारा जो पहनावा है आज की जनरेशन का, वो सब बेस्ट का ही पहनावा है, पैंट शर्ट इंडिया का पहनावा नहीं है। तो इस प्रकार से हम उसको समझेंगे। बहुत प्यारा सिलेबस रहेगा इसमें। इसमें विशेष रूप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मान लो आप, इसमें क्या होगा, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगा, एक क्वेश्चन बना के बताऊंगा, जिसमें आप इजीली, आपको एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप कॉमन सेंस डेवलप कर लेंगे, आप देखो पढ़ने से तो इसमें कुछ भी टिक नहीं कर सकते आप। अगर आप कॉमन सेंस डेवलप कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप 100% उसमें सही आंसर टिक करेंगे। सेम मैं आपको मैथ रीजनिंग में बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं एसएससी जीडी में, मैं CISF में सिलेक्टेड हूँ, जिसमें मेरे मैथ रीजनिंग में 50 में से 50 सही थे। और अभी भी मेरा, मतलब ये वनडे एग्ज़ाम मैंने काफ़ी दिनों से दिए नहीं है, मतलब, लेकिन ये सब्जेक्ट मैं दूंगा, क्योंकि मैंने PSC का मेंस वगैरह लिखा हुआ, तो मेरे को लगता था कि टाइम मिल जाएगा, पुलिस की नौकरी है, तो मैं कोशिश करा। लेकिन यार वो छुट्टियाँ उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती, दिक्कत आती है, तो डिफ़िकल्ट रहता है। कैटेगरी भी अगर आप जनरल की तरफ जाओगे तो कंपटीशन बढ़ता ही जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, देखो ये दिया है राजनीति से संबंधित है। इसमें शासन, अभी बहुत सारे लोगों को तो जैसे शासन काम कैसे करता है वो नहीं पता होगा, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है, ये अपन को पता होना चाहिए।
और ये चीज़ें मतलब मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति कोचिंग पढ़ाने से ये चीज़ें समझ में आती हैं। ये चीज़ें आती हैं आप डिपार्टमेंट में, किसी भी छोटे डिपार्टमेंट में। आप जैसे 1 to 3 नंबर मैं बताता हूँ, अगर MP01 है ना, उस डिपार्टमेंट में MP02 है, MP03 है, ये डिपार्टमेंट है, इनके गाड़ी के नंबर बता रहा हूँ मैं। MP02 में आप देख लेना, जैसे ये तो राष्ट्रपति गवर्नर वगैरह को लगती है ये वाली गाड़ी, लेकिन MP02 में जैसे हाई कोर्ट है या अपना जिला प्रशासन है वो है। MP03 पुलिस की गाड़ी होती है। तो इस डिपार्टमेंट में इनमें से किसी भी एक में कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो भी व्यक्ति इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। अब इसके अलावा अपन विधायक तो होंगे नहीं ना, अपने घर में कोई विधायक होगा कि अपन उस तरीके से उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये समझने की चीज़ें हैं इसमें। अपन जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है इसमें, इसलिए क्योंकि अभी तक आप देखे होगे ना, सब्सट्रैक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं थी, मतलब कम पढ़े लिखे टाइप। हिंदी एक भाषा है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, उसका कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी हिंदी कोई भी बहुत अच्छी ग्रामर आती है, उससे क्या लेना देना। अगर आपको अंग्रेजी साहित्य आता है, अगर आपको हिंदी साहित्य आता है, तो वो ज्ञान से लेना देना है, ठीक है। उसके अलावा मैं अब जैसे इसमें भी कॉमन सेंस काम करेगा। और भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, मतलब जैसे आप पढ़ते हो 1773 से संविधान बनना शुरू हुआ था धीरे धीरे, कि इसमें कोई एक्ट आया था। इवन मैं तो बोलता हूँ 1765 के आसपास जब कलेक्टर का पद वगैरह आया था ना, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से शुरुआत होती है। विकास कैसे होता है, एवोल्यूशन कैसे होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे 1761 में क्या होता है, 1857, जैसे 1861 की बात करें अपन, 1860 में 1857 क्रांति हुई, भयंकर बदलाव हुए थे संविधान में। मतलब अपने जो संविधान का जब विकास हो रहा था ना, तब उस चीज़ें, क्योंकि बाद में अपन ने वही चीज़ें अपने संविधान में भी डाली हुई है। क्योंकि अच्छी चीज़ दुश्मन की भी एक्सेप्ट कर लो ना, तो जैसे मान लो अपना दुश्मन है, वो बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करता है, हेल्दी रहता है, तो उसकी चीज़ अपन भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। विशेषताएं क्या हैं, संशोधन कितने हुए, क्योंकि अपना संविधान वो जीवित संविधान है। तो जीवित संविधान कैसा, मतलब जिसमें अगर मान लो लग रहा है कि अब अपन को नई चीज़ों की ज़रूरत है, नई कानूनों की ज़रूरत है, तो अपन कानून बना लेते हैं नए, उसमें बदलाव कर लेते हैं। सब चीज़ें संविधान से ही शुरू होती हैं। मतलब हर कोई नियम आप देखते होगे ना, कोई भी नियम कायदे, वो सब संविधान ही उनका मूल है। उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, बुनियादी संरचना क्या कैसी है, कैसा संविधान है, क्या उसके जो पॉलिटी में आप पढ़ोगे। केंद्र और राज्य जो होते हैं ना, उनके उत्तरदायित्व कैसे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं उनके बीच में। जैसे राज्य और केंद्र में लड़ाइयाँ बनी रहती हैं, राज्य में लड़ाइयाँ बनी रहती हैं। और पैसे का आना जाना किस प्रकार से, जैसे GST का वितरण होता है अभी, तो वो किस प्रकार से किस रेशो में होता है। इस प्रकार की जो सामान्य समझ वाली बातें हैं ना, इनमें अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद। अब जैसे कई सारी बॉडी है ना, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, निवारण के तरीके क्या हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें आपस में विवाद बना रहता है। जैसे मैं अभी CBI है, ED है, इनका स्टेट पुलिस के साथ बहुत मैटर चलता रहता है। संसद, राज्य विधायिका संरचना क्या होती है, कामकाज क्या होता है। अब जैसे अपनी इंडिया की पार्लियामेंट है, और जो राज्य की जिसमें MLA बैठते हैं ना, लेजिस्लेचर है, वो उनके काम क्या होते हैं, कारोबार का संचालन। मतलब ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट दिया है भाई। भविष्य में आपको सब्सपेक्टिव थोड़ी रहना है। हो सकता है आप कल के दिन MLA बनो, कुछ करो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए पब्लिक के बीच में, फिर आपकी हंसी मजाक ना उड़ाया जाए कि भाई तुझे तो ये भी जानकारी नहीं है, ठीक है। विशेषाधिकार क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी पद पर इलेक्ट हो जाता है, तो उसको कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं, ठीक। कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, उसके विषय में उनकी संरचना, संगठन, कामकाज, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह। जैसे दबाव समूह क्या होते हैं, जैसे मान लो किसानों का कोई संगठन है, जैसे भारतीय किसान यूनियन है, तो वो सरकार पे दबाव बना के कोई काम करवाता है। तो वो दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे और अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक अपना टेलीग्राम चैनल शेयर करूँगा, जिसका नाम, जिस चैनल पे ये आएगा ना, उसकी शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हिट भारत करके है। उस टेलीग्राम में जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे ना, मतलब तैयारी तक, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने UPSC तक का प्री निकाला हुआ है, तो कोई CSET में फेल हो गया इस प्रकार से, तो वैसे वाले बच्चे, किसी की पसंद की जॉब है, कि कई लोग प्लाटून कमांडर हैं, कई लोग यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, वो सब लोग भी आएंगे। तो ऐसे सब लोगों का अपन ग्रुप मिला के जोड़ के, मतलब ये कोई टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं रहेगा। मुझे आप अपना दोस्त कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं पुलिस में भी दोस्त बन के ही नौकरी करता हूँ। मतलब मैं पुलिस वाला दोस्त कहना पसंद करता हूँ अपने आप को, क्योंकि देखो अपना देश एक है, मैं अंग्रेज़ों की पुलिस से तो आता नहीं हूँ, हिंदुस्तान एक है। और मैं भी चाहूँगा कि मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं वो एक अच्छी पुलिसिंग करें बाद में जाके। तो उसकी भूमिका हमें यहीं से शुरुआत करेंगे। मैं आपकी बहुत सारी जगह हेल्प करते रहूँगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो।
किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी तो मैं उसमें पर्सनल आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद गरीबी, भूख से संबंधित मुद्दे हैं, केंद्र राज्य कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, इनके लिए तंत्र कानून है, जैसे SC ST एक्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, उनको अपन एक, मैं सामान्य भाषा में, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ों का जो आप पढ़ोगे ना, ये सबका प्रैक्टिकल करा हुआ है और मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि कई लोग इसी डिबेट में फंसे रहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसा ये। देखो, सरकार ने जो बना रखी है ना वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ये सब करते हैं। फिर ये जो नया सिलेबस आपको दिखेगा ना, इसमें ये बहुत प्यारा सिलेबस है, मतलब इंटरेस्टिंग। ये सिलेबस मैं तो बोलता हूँ भारत में टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जाता, ये चीज़ मुझे बड़ा अचंभा होता है। वर्ल्ड में आप US वगैरह में देखोगे ना, तो जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होते हैं ना, लोग तरसते हैं उनकी कार्रवाई देखने को। लेकिन इंडिया में जो अपने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है, अपने यहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, उसके विषय में कोई मूवी बना देना तो उसको ज़्यादा नहीं देखते लोग। मतलब पता नहीं क्यों, अनअवेयरनेस है, इतना बड़ा देश है, इतनी एडवेंचरस चीज़ें होती हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, अपने MP में भी नक्सलवादी समस्या रहती थी पहले, अब तो बहुत एलिमिनेट हो गई, लेकिन अभी भी मजबूती से उसको बिल्कुल 0% टॉलरेंस के साथ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में टेररिज्म है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं, पंजाब में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी अपने यहाँ कई सारी समस्याएं बनी रहती हैं। इवन महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, बस उड़ा देते हैं लोग। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ये पता होना चाहिए लोगों। सब इंस्पेक्टर बनने जा रहा है और भविष्य में DSP बनोगे, किसी डेपुटेशन में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना है आप लोगों को भविष्य में जाके, ठीक है। ये अपना मध्य प्रदेश है, अपन को पढ़े लिखे सब इंस्पेक्टर बनाने और आगे चल के अच्छी पुलिसिंग करनी है। मतलब एक 2047 में जब भारत देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो उस समय कोई विदेशी आता है कि भाई विकसित हिंदुस्तान कैसा है, तो उसको लगना चाहिए कि यार यहाँ का सिस्टम बहुत प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम इस दिशा में एक सकारात्मक सोच के साथ चलें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक डिस्कशन आपके साथ कर रहा है कि ये परेशानी है, वो परेशानी, वो लोग कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या है कि जो भ्रष्ट सिस्टम है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और उस सिस्टम में जो जिस प्रकार के घोटाले आपने पटवारी वगैरह में देखो, उस प्रकार के घोटालों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। ये इसका मैंने पूरा एनालिसिस करा है। ये सिलेबस बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जितने करने हो करना। मैं एडवाइस करूँगा कि आप सारे ही अटैम्प्ट करना, क्योंकि मैं सारे अटैम्प्ट करूँगा कि अगर 1/4 माइनस मार्किंग रहती है तो मैं सारे अटैम्प्ट करूँगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहती है तो मैं 10 क्वेश्चन के आसपास छोड़ सकता हूँ। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें करंट अफेयर आएगा, ठीक है, जो कि आपको प्री में काम आएगा। इसमें साइंस आएगा, विज्ञान आएगा, जो कि आपको प्री में काम आएगा। प्रौद्योगिकी रिलेटेड विकास, अरे मतलब एक कॉमन सी, पहले छोटे बच्चे जब हम होते थे डिस्कवरी देखा करते थे कौन मशीन कैसे काम करती है, इस प्रकार से। तो हमें ये जो सामान्य इंटरेस्ट है ना वो होना चाहिए कि भाई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, उसमें क्या क्या होते हैं, रोज़ डेली लाइफ में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अभी मोबाइल फ़ोन में ये जो iPad से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो अभी रिसेंटली बनी टेक्नोलॉजी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन है, अन्य प्रकार के तंत्र हैं, जिससे बात करती सेना के अपने अलग सिस्टम होते हैं। अंतरिक्ष से रिलेटेड कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनोटेक आपने देखा होगा, बायोटेक आपने देखा होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मैं इसको पूरे 1 लेक्चर में कवर कर दूंगा आपके लिए, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ने में, लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाओगे। फिर संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, जो कि सेंसिटिव हमको होना चाहिए। क्योंकि देखो, हमें जीना है और हम अपनी जो घर है यानी पृथ्वी है उसको गंदा करके क्यों जिए। तो उसके सामान्य जो बातें हैं वो हमें पता होना चाहिए कि देखो, अगर हम कुछ चीज़ का नुकसान कर रहे हैं तो उससे हमें नुकसान क्या हो रहा है। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है जो भी व्यक्ति पर्यावरण को नहीं बचाता है, उसके खिलाफ काम करता है। क्योंकि देखो, ना समझ होने की वजह से ना हम इतनी सारी गलतियाँ करते रहते हैं, तो इसको भी समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमी का जो सेक्शन है, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, तो ये चीज़ें सामान्य समझ में आएंगी। इसके भी मैं आपको लॉजिकल तरीके बताऊंगा, जिससे आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बना लेंगे पेपर में, ठीक है। नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अब ये ICT पढ़ाई होगा, ठीक है। ICT वाला पार्ट है सुदूर संवेदन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सुदूर संवेदन में कि कोई अंतरिक्ष से अपनी सुरक्षा के काम कर रहा है, या GIS वगैरह लगा रखा है उसने, मतलब इस प्रकार के कई सारे सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, अंतरिक्ष
एस GPS वगैरह कैसे काम करते हैं, ये यूएस की नेवी ने बनाया था सबसे पहली बार अपने लिए। वो आज वर्ल्ड में भयंकर फेमस हो रहा है। अब तो गूगल मैप भी आ गया। इस प्रकार से ये बहुत हेल्पिंग टेक्नोलॉजी है। आजकल लोग मतलब कारों में GPS लगा के घर बैठे कारों की ट्रैकिंग करते रहते हैं, कहाँ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, कुछ भी चोरी होने की संभावना ही कम हो गई है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये फिर से वापस से रिपीट हो रही है उसमें। ठीक है, पुलिसिंग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं आपको, अब जो पुलिस में काम कर रहा है, मैं 8 साल से पुलिस में हूँ, वो व्यक्ति आपको कितने अच्छे तरीके से पुलिसिंग को बता पाएगा। क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति केवल आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे और आपको लगेगा ये सच है, और फिर आप गलत करके आएंगे। बेसिक से क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। यातायात ट्रैफिक मैनेजमेंट में कैसे क्या काम चलता है, स्थानीय नियोजन, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसमें जो ऊर्जा से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे वर्तमान में कई सारे लोगों ने सोलर पंप वगैरह लगा रखे हैं, घरों में सोलर एनर्जी लगा रखी है, उनके ये बेसिक सामान्य समझ की बातें होती हैं। मैं एक बार बता दूंगा, आप कभी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है। कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, वो कन्फ्यूजन क्लैरिटी के साथ दूर हो जाएगा। जब आप इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ को सामान्य चीज़ों से रिलेट करके पढ़ते हो ना, तो उसमें फिर भूलने की दिक्कत ही नहीं आती। लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, ये बहुत अच्छा चैप्टर इसमें जोड़ा गया है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये, क्योंकि दरअसल पुलिस सेवा का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता दूं, देश में जितने सैनिक शहीद नहीं होते, उससे ज़्यादा पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता। तो लोगों की समझ में किसी प्रकार से सिलेबस में डाला गया, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या भूमिका रहती है, क्या पुलिस किस प्रकार से काम करती है। बहुत सारे सब्जेक्ट आप, अगर आप इसकी ट्रेनिंग करोगे तो ट्रेनिंग में भी आपको सेमेस्टर पास करने होगा, उसमें भी ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो आप यहाँ से ही पढ़ के जाओगे, तो आपको वहाँ मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध। अब जैसे डेवलपमेंट जो हो रहा है और जो उग्रवाद है, उनके बीच रिलेशन कैसा होता है। लोग मतलब उग्रवादी लोग विकास को अपोज करते हैं कि सपोर्ट करते हैं, कि विकास करवाना चाहते हैं इस प्रकार से। मतलब जैसे अभी कश्मीर में उग्रवाद चलता है, तो उग्रवादी क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने मान लो कश्मीर में कोई बड़ा स्टेडियम बना दिया, जिसमें काफ़ी 500,000 करोड़ रुपए लगा दिए। अब वो उग्रवादियों ने उसमें एक बम डाल दिया और उसको उड़ा दिया। तो विकास से इनका बीच में संबंध आपको समझ में आया कि देखो कितना खतरनाक है, कि हम तो विकास करने का सोच रहे हैं, खेल संभावनाएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन उग्रवादी लोग उसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों। राजकीय कारक बाह्य कैसे होते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलता है, चाइना स्पॉन्सर्ड चलता है, तो ये जो राजकीय और गैर राजकीय कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया के खिलाफ बहुत सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चुनौतियाँ, जैसे आईसिस का नाम सुना होगा आपने, IS ऐसे, तो वो गैर राजकीय होते हैं। उनको स्टेट का सपोर्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इनफॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो कई सारे देश भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, उसको डैमेज कर दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आर्मी अपना पर्सनल कम्युनिकेशन बना के रखती है, किसी को बताती भी नहीं है। ठीक है, तो वो चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग, जो सोशल नेटवर्क की साइट है ना, या अपन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये चलाते हैं, की भूमिका कैसी है। ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा में कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल कर दी जाती है और मतलब फेक न्यूज़ वायरल करके लोगों को गुस्सा दिला दिया जाता है। साइबर सुरक्षा जो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है, धन शोधन और इसे रोकना। ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, क्योंकि पुलिस दरअसल यही काम करती है, तो ये सिलेबस में होना चाहिए। संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे होते हैं, जिसमें व्यक्ति मतलब प्लान बना के, जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, तो वो चंदन की तस्करी मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से करता है। तो ऐसे क्राइम जो ऑर्गेनाइज तरीके से करे जाते हैं, प्रॉपर चैनल बना के, प्रॉपर संगठन बना के। और कुछ होते हैं अनऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे कोई रास्ते में चलते कभी उसका मन करा तो उसने चैन लूट ली, पैसे कम थे, तो वो अनऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाए। ठीक है, आतंकवाद के बीच संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध, इसके बारे में उनको उसमें अध्ययन करना रहेगा। तर्क एवं अंकों की व्याख्या, यानी इसमें आएगा आपका मैथ रीजनिंग, जो कि आपका प्रीलिम्स में भी आएगा। तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है। इसमें जो बढ़िया मस्त चैप्टर जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांक की पर्याप्तता आदि। ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे और ये अच्छा चैप्टर है, जो कि PSC में भी था, ये PSC मेंस में। ठीक है, आधार, संख्याएं, सांख्यिकी और प्रायिकता, देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। ठीक, उसके बाद अनुपात, समानुपात, इकाई विधि,
यूनिट डिजिट जो होता है ना, कि यूनिट डिजिट कैसे पता करना है, अनुपात समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन आप पढ़ते होंगे, लाभ हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब इसमें बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है ये, बिल्कुल आसानी से करा जा सकता है। ये रीजनिंग वाला पोर्शन भी समझ सकते हो, आधार संख्याएँ वगैरह, और ये मैथमेटिक्स में भी समझ सकते हो आप इसको। क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, पूरे चैप्टर दे रखे, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आप यहाँ से ये समझ सकते हो, ये तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता है ना, ये ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी इसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो फिजिकल का उसने बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, पर इसकी बाद में चर्चा करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप मेरी इस वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा, और भी जितने बच्चे अपन जोड़ सकते हैं इसमें। इसका कोई पेड, मैं जहाँ भी कहीं भी पढ़ाता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं कहीं भी किसी प्रकार की पेड टीचिंग नहीं करता हूँ। तो आप मेरे से आसानी से जुड़ सकते हैं, और इसमें जुड़ेंगे, या मैं दूसरी जगह भी मेरे लेक्चर आते रहते हैं, जैसे उत्कृष्ट क्लासेस करके, जैसे एक सीनू सिंह का चैनल था, अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर भी मैं कुछ डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ डिजिटल बोर्ड मिल जाता है, तो उससे आसानी रहती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।